I'm the president of NED Scholars. I think most of our scholars have joined, Alhamdulillah. Today we will be talking about study abroad and most importantly, we'll be talking about the certain type of scholarships that are available, including the Fulbright. We have with us Ramsha Ali, and Ramsha is one of our graduate, one of our scholars, used to be one of our scholars, and we are proud of her achievement. Alhamdulillah, may Allah give her more success in life. She is one of the Fulbright recipient, and so she will be talking more about the Fulbright scholarship. मैं ऐसा करूँगा कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में बात करता रहूँगा ताकि जो लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए आसान हो जाए और हम ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर सकें। हमारे साथ आमिर साहब भी हैं। आमिर साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं एनईडी अलमनाई एसोसिएशन ऑफ डैलस से, और ये तो बात करेंगे आपसे। एक स्कॉलरशिप इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है अलमनाई ग्रुप ने, और आप लोगों ने अशरफ हबीबुल्ला साहब का नाम सुना होगा, बड़ी famous NADian. Alhamdulillah, he's been generously giving so much to the NAD, and even after so many years of his graduations. Um, so while I keep looking at the people who are coming in, there will be a small poll that will take place after a while. Meanwhile, what I'm going to do, the way we're going to work is, मैं छोटी सी एक प्रेजेंटेशन दूंगा पहले, और उसमें मैं आमिर साहब को इनवाइट करूंगा कि वो जब पहले बताएं उनको हबीबुल्ला स्कॉलरशिप के बारे में। मेरे पास एक स्लाइड है उसके ऊपर, ज़्यादा तो मैं नहीं कर सका। आमिर साहब, अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई कैन मेक यू द को होस्ट एंड यू कैन पुश इट फ्रॉम देयर ऑन योर फ्रॉम योर साइड। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था या चीज़ें थी हमारे पास, उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम एनईडी, हर एक की ख्वाहिश होती है कि दे वांट टू गेट इनटू हायर एजुकेशन। द क्वेश्चन बिकम हायर एजुकेशन इन विच कंट्री, what is the purpose of you going to this particular higher education, क्या objectives हैं आपका after 5 to 10 years from today, the day you want decide to that you want to go out. So ये तीन चार जो questions है ना, ये बहुत important हैं life के अंदर, जो आपको पहले सोचना पड़ेंगे। और ये बहुत ही इसमें सोशल इश्यूज भी आते हैं और एकेडमिक इश्यूज भी आते हैं, इसके अंदर प्रोफेशनल इश्यूज भी आते हैं। सोशल इश्यूज में आपके वालिदैन होंगे, आपका कमिटमेंट होगा आपकी फैमिली से, आपका रोल होगा आपकी फैमिली के अंदर। दे ऑल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। द क्वेश्चन विल बी दैट वेदर यू वेयर यू आर गोइंग, विल गोइंग टू स्टे देयर और नॉट, वेयर आर यू, वेदर यू विल लाइक टू कम बैक, and if you upon your return, what are your prospect, where are you going to work. All these things are important and have to be taken care of earlier. uh, मैं जो हूँ एक प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, और हम एक यूनिवर्सिटी है मिशिगन के अंदर, उसका नाम है ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी, और मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि आपको किसी को अगर वहाँ पे आना हो तो उसमें हम मदद कर सकें। लेकिन स्टडी अब्रॉड के अंदर पहले, सबसे पहले कहीं भी जाएं दुनिया में, आप जर्मनी जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कि मेक श्योर कि आपके पास एक छोटा सा अपने लिए स्क्रीन प्ले हो कि आप अपनी लाइफ को किस तरह देख रहे हैं 5 years फ्रॉम टुडे, 10 years फ्रॉम टुडे। और उसके अंदर कोशिश ये करें कि ना सिर्फ एकेडमिक्स, ना सिर्फ करियर, ना सिर्फ प्रोफेशन, बट जो सोशल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, उसके बारे में ज़रूर सोचिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आमिर साहब को दावत दूंगा कि अगर वो अपनी जो स्कॉलरशिप उन्होंने और जो फेलोशिप और फाइनेंशियल एड जो स्टार्ट किया है,
अगर हमें उसके बारे में कुछ बताएं तो दैट विल बी ग्रेट। आमिर साहब, मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी ये मैंने निकाली थी, पॉइंट्स निकाले थे आपकी स्कॉलरशिप के बारे में, सो फील फ्री टू ऐड। सही। अस्सलाम वालेकुम। सो या बिल्कुल, ये बेसिकली हमने एक एंडाउमेंट इस्टेब्लिश की है यहाँ पे डैलस में। यहाँ की जो एक मेन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस जो कहलाती है, तो इसे सेवरल स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवार्ड हुआ करेंगी ऑन एन एनुअल बेसिस। हमारी वेबसाइट पे एक पेज है जो कि जिस पे इसकी सारी डिटेल्स हैं। मैं अभी चैट में उसको डाल दूंगा, मगर इन द मीन टाइम इफ समवन कैन गो टू आवर वेबसाइट व्हिच इज nedean.org, so you can find that on the main page, and if you can find the URL of that scholarship page, please feel free to put it in the comments area. Anyway, so ये endowment हमने establish की है with a set amount. It's about 100K plus, and then इससे multiple scholarships जो हैं वो award होंगी। तो इस year last fall जो था 2020 का fall was the first year when it got activated and students were considered, their applications were considered, and 5 of them were awarded with this scholarship. Scholarship का amount जो है वो $2,000 है overall, और ये जब आप अप्रूव होते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए आपकी एप्लीकेशन, तो you get it $1,000 in the first semester and then the second thousand in the second semester. So इस तरह से ये 1 साल की मुद्दत बन जाती है। I don't know how many people know, but over here in the United States, if you want to be a full-time student, then you need to be a full-time student taking full-time student course load in at least 2 semesters, which are generally fall and spring. Summer आपके लिए optional होता है, but you can still take courses in that, but it's not required. तो ये स्टूडेंट्स जो हैं इन लोगों को फॉल में अलॉट हुआ $1,000 टुवर्ड्स देयर फीस। ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। बेसिकली फंक्शनल जो इसका मतलब किस तरह से अप्लाई होता है, यू डोंट गेट $1,000 इन योर हैंड, रादर इट गेट्स ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर ट्यूशन फीस। एंड देन नेक्स्ट सेमेस्टर में भी इनके साथ यही हुआ। तो जब आप अप्रूव होते हैं तो आप पूरे साल के लिए होते हैं, तो 2 सेमेस्टर्स जो आपके होंगे एनरोलमेंट के, उसमें आपको ये 1,000 ईच मिल जाएगा। Now, there is a certain thing that we were talking and working with UTD, if we can continue this for the next year as well, for the same set of students, if they maintain their GPA, which is also a requirement. If you look at the requirement section for this, I think 3.0 is the GPA that you need to maintain. So if they are maintaining it in the 2 semesters that they got, or in the first year that they received the scholarship, then they will automatically be approved and granted for the second year as well. तो ये चीज़ हम अभी काम कर रहे हैं। We have general indication कि ये अप्रूव हो जाएगी। तो we will further then inform everyone about that. But yeah, that's what we are working on right now. The main thing is there were some students who contacted us that so seeing this information on our website about the scholarship or endowment, they were wondering if we have any higher level of assistance available for students who are in Pakistan right now and they are willing to come over here, or they want to and do their masters or pursue their master's degree and stuff, and if we can sponsor them or award some scholarship. That is not our goal at this point, and it would require a lot of funding. Depending on where you are getting an admission over here in states, university, city, it all depends on a lot of factors. So yeah, वो हमारा एक immediate goal नहीं है, because even to sponsor one student in that capacity, we will require thousands of dollars for that. So at this point, this is what we have established, and it's open to all students of that university. There's this first bullet over here. It says that to avail these scholarship applicants need to be a student at the university. So basically, इसका process ये है कि you can apply if you are applying for an admission at UTD for this scholarship as well. Because once you apply, they award you, I mean, once you pay their admission fees and stuff, they let you
create an account within their system for you, and then using that same account, you can apply for the scholarship as well. So it's possible, and the only graduate student that you see in the list on our website, Muhammad Imad Sharfuddin, who has a bachelor's in petroleum engineering from NED, he is pursuing a graduate degree over there, master's in energy management in UTD. So he applied for fall semester back in March, April timeframe, 2020. He got into that. And then right after that, he applied for this scholarship as well, and he received this scholarship as well. So starting with fall semester, he started his master's degree courses, and he had the scholarship in his hand as well. So don't think that, I mean, I just want to be clear that it doesn't require you to be already a student. You can apply side by side. Both, you can start both processes at the same time, your admission process and application for this scholarship. Other than that, I mean, what is over here, it's reflected accurately or reflecting accurately the status of the scholarship. If you have any questions, I'll be here. Feel free to ask those. थैंक यू आमिर साहब. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है. अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं भी जब हम ये ख़त्म करेंगे तो मैं इसके नीचे आपको अपनी प्रेजेंटेशंस के बाद जो भेजूंगा उसके अंदर हम आप इसको लोड कर देंगे, इनकी वेबसाइट भी. और अच्छी बात ये है कि दिस इज़ आई थिंक द ओनली स्कॉलरशिप राइट नाउ अवेलेबल इन यूएसए जो कि टारगेट कर रही है बहुत स्पेसिफिकली एनईडी यूनिवर्सिटी को, और या एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, या ऐसे लोग जो कि एनईडी से कनेक्शन रखते हो. ये बहुत बड़ी बात है. और आई थिंक वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट Dallas Alumni Association have done in this regard. Really appreciate Amir आपका कि आप आए यहाँ पे. और again, if you guys have a questions, hold those questions until the end of the presentation by Ramsha, and then we can take all the question at the same time. You can also put your question in the chat box so that you don't forget them, and I will ensure that we'll ask those questions before we end the session today. तो इसमें एक जो दूसरी बात मैं जल्दी से करूंगा, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. मैं ना कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा. इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में प्रोग्राम के लिए के इनमें इंटरेस्टेड है तो हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त एक प्रोग्राम रन कर रही है. इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और मिडल ईस्ट से हमारा एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत अगर इन कंट्रीज से एक बल्क ऑफ स्टूडेंट, बल्क के अंदर हम कहते हैं अराउंड 15 स्टूडेंट्स एक साथ आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे वोंट हैव टू पे द इंटरनेशनल फी, दे विल बी पेइंग इन स्टेट फी. तो यूं समझे कि इन स्टेट में फीस में और जो कि इंटरनेशनल फीस होती है उसके अंदर समवेयर अराउंड 40% का डिफरेंस होता है. सो इफ द cost of an international student per credit hour is $1,000, same will be somewhere around $550 or $600 for the in-state. तो एक तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ये किया है कि जो भी यहाँ से इन 4 इस जगह से आएगा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड मिडल ईस्ट, और अगर वो ग्रुप आता है एक किसी भी यूनिवर्सिटी से, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज वहाँ की जो हैं वो मिलके एक ग्रुप भेजती हैं यहाँ पे, and they all get admission. That's a very important thing. You need to get admission first. So if they all get the admission and they are all coming up as a cohort, then all of them will going to get the in-state. On top of it, for Pakistan and China, we just completed another MOU according to which if you are coming from these two countries in a batch of 15 students, your tuition fee or the in-state tuition fee will always be cut by 25% more.
So let's see this thing. So if you want to come down over here and to do a master's, you are paying, instead of paying $30,000 for the whole program, you will be paying somewhere around $22,000. And by the way, an international student from any other country have to pay somewhere around $48,000. So you are basically cut down to more than a half, not for 38, sorry, 58. So you are cut down more than a half. So ये एक बड़ी अच्छी डील है। मैं समझता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वाकई शॉर्ट ऑफ मनी है, तो यूँ समझिए कि एक तरह से आपको 25% से लेकर अराउंड 68% तक आपको बेनिफिट मिल रहा है स्कॉलरशिप के बेसिस के ऊपर। हम उसको स्कॉलरशिप नहीं कह रहे हैं इसलिए कि क्योंकि हमने ये MOU साइन किए हुए, तो वी डोंट कॉल दैट इट इज बेसिकली स्पेशल फी स्ट्रक्चर फॉर दीज कंट्रीज। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ये एक तरह का स्कॉलरशिप्स ही हैं आप लोगों के लिए। तो अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यू गाइस नो मी एंड नो हाउ टू रीच मी। नाउ आई थिंक आई विल इनवाइट Ramsha to please talk about the scholarships that are available within Pakistan to go out, either USA or some other places. Specifically, I think you will be talking about the Fulbright. Okay, Assalamu alaikum, everyone, whoever is present. I am a graduate of 2020 and I'm from the batch 1516. I went to US in 2019 under the Global Undergraduate Exchange Program, and alhamdulillah, I will be going to the US if all goes well in August for my Fulbright master's degree program. So these two scholarships, I think we're going to talk about specifically उनके बारे में, क्योंकि एक के थ्रू मैं एंटायरली गुजर चुकी हूँ, एक के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से मैं गुजर चुकी हूँ। आई एम इन द मिडल ऑफ गेटिंग एवरीथिंग फाइनलाइज्ड। तो ये दो चीज़ें हम आज टारगेट कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर ये दोनों ही USCFP के थ्रू स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन इन पाकिस्तान, उनकी वेबसाइट पे you're going to find both of them. You're going to find the entire details के eligibility criteria क्या है, आपका timeline कब start होता है, कब आप apply कर सकते हैं, आप eligible हैं या नहीं हैं। ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी एप्लीकेशन यूजुअली आ रही होती हैं सितंबर अक्टूबर। एंड प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड कि जितने भी टाइमलाइंस के बारे में मैं मेंशन कर रही होंगी या जितनी भी प्रोसेस के बारे में मेंशन कर रही होंगी, इट्स समथिंग जो which is subject to change because COVID की situation की वजह से they have made certain amendments और we can expect कि कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, but usually जो global UGRAD की applications आती हैं वो live होती हैं सितंबर और अक्टूबर में, उनकी डेडलाइन नवंबर में होती है। अब दोनों में differences क्या हैं? अगर हम UGRAD global UGRAD की बात करें, जी सर प्लीज। मैं सबसे कहूँगा कि रमशा बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन दे रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ टेक नोट्स, इसलिए कि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप खुद नोट्स लें। बाय द वे ये रिकॉर्ड हो रही है सेशन, so later on it will be available, so you can always watch it and you can take notes again. But these are very important dates, times, as well as information, so please be attentive and get a notebook with you. Go ahead, please. Sorry about that. No, that's perfectly fine. So I was saying कि global UGRAD का जो differences मैं स्पेसिफाई करी थी। अगर आप ग्लोबल यूग्रैड के बारे में बात करें तो ये स्पेसिफिकली अंडरग्रेड्स के लिए है जो कि एनरोल्ड होते हैं यूनिवर्सिटीज में। द ओनली इनएलिजिबिलिटी विल बी कि इफ यू आर in your final year then you cannot apply because the condition is कि ये एक semester exchange program है, so you're going to be away to US for exactly 4 to 5 months which is our semester. So when you're going to come back, condition is कि आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल ही रहना है। तो चीज़ है तो ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। एक्सचेंज प्रोग्राम का पर्पस ये होता है कि यू एक्ट एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एंड व्हेन यू गो देयर तो आप कल्चरली और एजुकेशन वाइज अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे होते हो, अपने बैकग्राउंड को प्रमोट कर रहे होते हो। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कम विद इट
and also it is a non-degree program, which means कि आपको कोई degree नहीं मिलती है because it's just for a semester. So when you go there तो आप अपना semester वहाँ पे पढ़ के and आप वापस आते हो, and that is it. Now when it comes to the placement कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, it is entirely dependent on your entire application प्लस द सिलेक्शन कमेटी के वो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में अल्टीमेटली प्लेस कर रहे होंगे. इसका जो सबसे क्रूशल पार्ट है व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग इज द पर्सनल स्टेटमेंट, बिकॉज ग्लोबल यू ग्रेड में आप जेनरिक जो इन्फॉर्मेशन होती है फैक्चुअल के नाम, ये वो डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों से हटके जो आप जिस चीज़ पे एक्चुअली काम करते हो दैट्स दैट, एंड इट्स अराउंड 150 to 200 वर्ड्स की होती है ये. इसके अंदर आपको इस तरह से उसको कंपाइल करना होता है कि दैट्स द ओनली थिंग दैट द सिलेक्शन कमिटी विल बी लुकिंग एट, आपको कंपेयर करने के लिए विद द अदर पोटेंशियल कैंडिडेट्स. अब इसके अंदर कुछ चीज़ें, क्योंकि it's something that is very confusing for a lot of people, so I'll give you what I have been doing for both. मेरे के लिए भी जिस तरह मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखी हैं, मेरा यूजुअली हमेशा ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक पूरा एक दिन कह लें कि पूरा वो गुजरता है कि मुझे क्या क्या लिखना है. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट वन डे, बट विद इट कम्स कि मैंने पूरे 4 साल यूनिवर्सिटी में या जितना भी टाइम मुझे यूनिवर्सिटी में हो गया है या माई इंटायर लाइफ, आई हैव टू प्रेजेंट इट टू द कमिटी कि ये दैट दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज वाई आई एम डिजर्विंग. तो उसके अंदर कभी भी आपको डेफिनेट या फैक्चुअल बातें नहीं लिख रहे होते हैं. आप ये नहीं लिख रहे होते कि ये मेरा नाम है, मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, या ये मेरा GPA है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाट यू आर एक्चुअली कंपाइलिंग इज के व्हाट इज दैट यूनिक थिंग अबाउट यू कि जिससे जो आपको स्टैंड आउट करवा सके बाकी कैंडिडेट से, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस एंड दे सिलेक्ट 100 to 150 स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि मैं क्या लिख रहा हूँ. एंड दिस इज फॉर बोथ पर्सनल स्टेटमेंट्स, फुलब्राइट के लिए भी एंड यूग्रेड के लिए भी. सो व्हाट आई लाइक टू डू इज कि उनके कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि आप इन पॉइंटर्स के आसपास अपनी पर्सनल स्टेटमेंट कंपाइल करो. उन पॉइंटर्स, इफ देयर आर 4 पॉइंटर्स, यूजुअली उतने ही होते हैं, तो आई लाइक टू मेक पैराग्राफ्स ऑफ ईच पॉइंटर, और मैं उस हिसाब से अपनी आंसर्स को कंपाइल कर रही होती हूँ, कीपिंग इन माइंड कि सारे पैराग्राफ्स एक दूसरे से सिंक में चल रहे हो, ऐसा ना हो कि एब्रप्टली कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए. अच्छा, कुछ जगहों पे पीपल ट्राई रियली हार्ड कि हम कुछ ऐसा मेंशन कर दें जो मतलब इट्स नॉट इवन नीडेड, बट इट्स जस्ट देयर कि मैं इसको फिक्स कर दूं किसी तरह स्टेटमेंट में. इट्स नॉट नीडेड, यू डोंट हैव टू टेल देम कि आपकी बचपन से फर्स्ट पोजीशन आ रही है या ये वो. ऑफ कोर्स इट कैन बी अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट, but if it's relevant to what you're narrating अपने essay में, that's great. You just have to make sure that you're standing out. So mashallah, I am assuming that you're all from NED scholars, so you all must be brilliant. तो you already have this benefit कि आप लोग scholarship पे पढ़ रहे हैं और आप लोगों की life में ऐसी achievements हुई होंगी that you're a part of NED scholars. So you already stand out from the lot. So it should be easier for you comparatively कि उसको किस तरह compile करें. दूसरी सबसे बड़ी चीज, डू नॉट ट्राई एंड अटेम्प्ट टू यूज वर्ड्स दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स और सेंटेंसेस दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स. ट्राई टू बी वेरी सिंपल विद योर लैंग्वेज, ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो पढ़ने वाले को समझ में आए. कोई भारी लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. इंग्लिश इतनी हो कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो और साउंड सही कर रही हो, समझ में आ रहा हो दूसरे को, तो वो आप एफर्ट उसमें ज्यादा लगाएं. फुलब्राइट में भी और यूग्रेड में भी दोनों में कुछ पॉइंट्स बेनिफिट आपको तब कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे इनकरेज विमेन टू अप्लाई, they encourage people who are disabled, they encourage people who are from isolated areas, जिनका इस तरह का एक्सपोजर नहीं हो पाता या जिनके पास अदरवाइज अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाएगी कि वो कभी जाएं या जा सकें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कह लें या वैसे कह लें. तो ये चीज़ें आप अगर हाईलाइट करें और साथ ही साथ उन्हें ये बताएं कि even though you had that many challenges या आपकी लाइफ में जो भी चलता आया है उसके बावजूद you have accomplished what you have accomplished, so that will be a very strong part of your essay. And please do not worry if you do not have a very good GPA, because it does not matter at all. I have seen people ki jinki 2.5 GPA bhi thi, they got selected for the program. So please is cheez se disappoint nahi ho ke I'm not going to apply because I don't have a good GPA. Make sure you apply. And
well, in that case you should have something extraordinary दूसरी जगहों पे, जैसे कि आपके extra curriculars, yeah, for example if you have been volunteering for some organizations, make sure you mention that. And I like to put my essays in such a form कि वो एक स्टोरी लाइन भी लगे, वो इंटरेस्टिंग हो थोड़ा पढ़ने के लिए भी। मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर सेंटेंस में एक मैंने कहा कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। नो, आई लाइक टू गो ऑन अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड देन टेकिंग इट ऑल द वे टू द प्रेजेंट, के इस पूरी जर्नी में वेयर वर द शॉर्ट कमिंग्स, और फिर मैंने उनको कैसे आई यू नो केम थ्रू, और फिर किस तरह से मैंने उन्हें ठीक तरीके से सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया. So that is my approach towards writing a personal statement. Third, I'm spending a lot of time on this particular topic because it really needs to be addressed. Second चीज जो कि बहुत है, please do not read anybody else's personal statement. It will only kill your creativity is what I believe. आप अपना ड्राफ्ट करें, अपना आपका अगर ड्राफ्ट, the first time I wrote my personal statement is it was 900 words long and I had to cut it short to 100. So it doesn't matter, आप अपने सारे points put it out there, make pointers, make drafts, revise it again and again. एक दिन में नहीं होगा ये essay, you have to spend a lot of time and you have to consult with a lot of people who have expertise इसके अंदर. So do not ask for their statements because सारी पर्सनल स्टेटमेंट्स जो भी एप्लीकेशंस में गई होती हैं वो रिकॉर्ड्स में होती हैं. प्लीज ख्याल रखें कहीं से कॉपी पेस्ट करने के लिए, नेवर अटेम्प्ट दैट. इट्स नॉट रिकमेंडेड. क्या कि ये बहुत ही, ये बिल्कुल भी करना ही नहीं है, सही है. तो व्हाटएवर यू राइटिंग, मेक श्योर दैट इट्स ओरिजिनल. दैट इज हाउ यू गोइंग टू मेक योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. तो ये एक चीज का खास ख्याल रखें. ऑनलाइन कोई पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. स्टडीइंग टिप्स, रिसर्चिंग किस तरह से लिखूं इज बेटर देन रिसर्चिंग क्या लिखना चाहिए, बिकॉज आपकी स्टोरी आपकी है, आप कहीं से कॉपी नहीं कर सकते हैं. तो ये प्लीज बी माइंडफुल ऑफ इट. नो नीड टू आस्क किसी से भी किसी तरह के लिए. व्हेन आई रोट माइन, आई डिड नॉट रीड एनी स्टेटमेंट. हाँ, वंस यू आर डन राइटिंग देन यू कैन रीड दूसरों की, जस्ट टू गेट एन आइडिया, जस्ट टू गेज कि आपका कंटेंट क्वालिटी जो है वो उस तरह से आ रहा है या नहीं. जहां तक हम यूग्रेड की बात करते हैं, ग्लोबल यूग्रेड की, तो एक ये पर्सनल स्टेटमेंट ही आपको चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन. द सिलेक्शन प्रोसेस इज सच दैट कि आप ये एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, देन यू गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड. इंटरव्यू की डिटेल्स में फिलहाल आई डोंट थिंक वी शुड गो बिकॉज I am available to you all anytime. So we'll see once you get selected. But you just, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं तो इंटरव्यू में बस यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, और ये कॉन्फिडेंस में लेना होता है कि जो आपने लिखा है एक्चुअली आप वो ही हैं. सो इट्स जस्ट फॉर दैट, बट इट्स अगेन इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ इट. एंड देन आखिर में यू आर सिलेक्टेड. तो वंस यू आर सिलेक्टेड तो आपको फिर अपने रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं आफ्टर सिलेक्शन, और आफ्टर सिलेक्शन ही आपको टोफल भी देना होता है एग्जाम, और उसी के बाद ही आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनईडी यूनिवर्सिटी जो अभी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से बनवाना होगा. तो वो जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं दे सब्सिक्वेंटली कम. तो ये एक बहुत ही समराइज्ड वर्जन ऑफ यूग्रेड का प्रोग्राम का. आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट फुलब्राइट राइट नाउ. फुलब्राइट की जहाँ तक बात करें तो इट्स डिफरेंट यूं कि यू गेट अ डिग्रीज के अंदर. फुलब्राइट में आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, फुलब्राइट में आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं. तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स. उनकी कुछ सिलेक्टिव फील्ड्स होती हैं जिनको वो प्रेफर कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल हो गया या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया. इस तरह के उनके वेबसाइट पे कुछ फील्ड ऑफ स्टडीज मेंशन है. तो इफ यू आर फ्रॉम दैट फील्ड, great, you're going to be considered even more, but that does not mean कि अगर आप किसी और फील्ड से हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो ये फुलब्राइट में जो सबसे बड़ी चीज जिसने मुझे हेल्प किया वो ये था कि आप जिस चीज को अपना बेसिस बना रहे हैं एप्लीकेशन के ड्यूरेशन में, वो चीज इतनी रेलेवेंट हो कि आपके जितने एर्स हैं या जितना लाइफ के जो इंटरेस्ट हैं या आपके कोर्सेज जिस तरह से अलाइन हुए हैं वो सब आपस में इस तरह इंटरलिंक्ड हों कि यू हैव टू मेक देम बिलीव कि इफ यू वांट टू गो टू मास्टर्स करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उन्हें ऐसा लगे कि यस यू हैव डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क उसके अंदर, या यू डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट यू आर वांटिंग टू डू. ऑफ कोर्स दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू कि आपको सब कुछ आता हो उस फील्ड के बारे में, क्योंकि यू आर गोइंग टू गो एंड स्टडी.
but you should have an idea कि if I'm going, they're going to send the right candidate for it. तो ये Fulbright के अंदर आपको personal statement भी चाहिए होता है. Fulbright की actually it just came to my mind कि 3 दिन बाद by Monday they're going to go live with their applications for 2022 का session. So please, if there are any graduates or if there's anyone जो अपने last year में, you guys are completely eligible to apply for Fulbright. So please start working on it अभी से. You need to work on your personal statement, you need to work on your research objective. These are 2 separate essays, and for Fulbright you need to write them as long as 750 to 800 words each. तो ये 2 चीजें आपको चाहिए होती हैं. I'll go into more details थोड़ी देर बाद. मजीद इसके अलावा last year they exempted students from taking GRE. GRE is it's an exam जिसके अंदर एक math का section होता है और section they did not ask candidates to submit uske scores, but if you want to apply for Fulbright, you need to start preparing for it and then take it as soon as possible, because the more you prepare for it, the better. Because TOEFL का exam यूं है कि वो English entirely English है, तो and it's not as hard is what I believe. तो उसके scores में ये होता है कि if you score anywhere which is above 100, then you're good to go. Well, when it comes to GRE, जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे आपको डिग्री उसी यूनिवर्सिटी की मिल रही होगी. So that's going to be a win-win situation for you. तो GRE का अगर मैं हल्का फुल्का आपको एक एस्टिमेट बताऊं, सो यू नीड टू प्रिपेयर इस तरह कि आप एटलीस्ट 2 to 3 months उसके लिए तैयारी कर लें. इफ यू हैव अ टफ स्केड्यूल तो ये 2 से 3 महीने भी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GRE की तैयारी. क्वांटिटेटिव सेक्शन होता है और वर्बल सेक्शन होता है. वर्बल Since you all are engineering background से, तो आपका जो quantitative section होगा उसका weightage ज़्यादा होगा. So make sure that you try to score as much as you can when it comes to quant. इसकी preparation material etc. I will gladly share with anyone who is willing to take it in the future. You know how to reach me for that. I personally did not take GRE again क्योंकि I was जी sir. तो ये GRE और TOEFL की प्रिपरेशन के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा. और बात जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि वोकैबुलरी में तो शायद इतना ज़्यादा स्कोर ना कर पाए आप लोग, लेकिन कोशिश करें जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं दूसरे सेशंस के ऊपर उतना ही अच्छा स्कोर आएगा आपका. और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ना आ सके. बेसिकली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को सही तरीके से और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इट वोंट बी सो डिफिकल्ट. गो अहेड प्लीज. जी, और GRE का सबसे उसका बेस्ट पार्ट इज के इट्स कंप्राइज्ड ऑफ बेसिक चीजें जो आपने बेसिक मैथ्स, बेसिक क्वांट, तो वो उस लेवल का होता है जो कि हम भूले हुए होते हैं, लेकिन उसके अंदर टिप्स और ट्रिक्स बहुत क्योंकि उसके अंदर पूरा गेम इज अबाउट टाइम. यू कैन मैनेज टाइम, तो वो टिप्स और ट्रिक्स से ही आ रहा होता है. कुछ टेक्निक्स होती हैं, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि किस तरह से मैं जल्दी करूंगी. क्वेश्चंस, वी आर ऑल इंजीनियर्स, वी नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वी कैन डू इट, बट व्हाट मैटर्स इज कि कितने कम टाइम में हम उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. तो एज डॉक्टर सुहेल सेड कि आप क्वांटिटेटिव में स्कोर करने की पूरी कोशिश करें. वर्बल इज अ बिट अनएक्सपेक्टेड, उसके वर्ड्स वगैरह बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको याद करना पड़ता है थोड़ा सा. तो वो आप क्वांट में यू आर गोइंग टू बी गुड व्हेन इट कम्स टू टेकिंग GRE. So if you have a good score, okay, one more thing which is very important कि GRE जब आप दे रहे होते हैं तो you can apply for reimbursement कि जो भी फी होती है GRE की वो आपको वेव कर दी जाती है. But it's on first come first served basis कि आप पहले से ही इंटीमेट कर दें फुलब्राइट वालों को. So if you're selected in the future, they're going to waive it अगर आपने टाइमली स्कॉलरशिप अपना उसका वेव कराने के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ हो तो. दैट इज ठीक है. तो ये आपका GRE में आ गया. ओके, फुलब्राइट में एक और चीज होती है जहां पे आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशंस भेज रहे होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि आपको चॉइसेस दी जाती हैं कि कोई 3 से 5 या मोर देन दैट, बट रिकमेंडेशन ये होती है कि 3 लग दें यूनिवर्सिटीज. आप लिस्ट डाउन कर दें विथ रीजंस कि व्हाई डू यू वांट टू गो देयर एंड फॉर व्हिच प्रोग्राम.
तो ये एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन आपको सबमिट कराना होता है, एंड यू कैन चेंज इट लेटर, बट आई विल सजेस्ट कि पहले से अपना होमवर्क करके रखें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू नो कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, एंड इट्स कंप्लीटली उस तरह से कि आप रेलेवेंस देखें कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी का, आपका रेलेवेंट प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छे से ऑफर हो रहा है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखें, बजाय इसके कि आप पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ लिख लें कि हार्वर्ड, MIT वगैरह लिखने से बेहतर है आप उनका नाम लिखें जिनका एक्चुअली आपको पता हो कि ओके इफ आई एम गोना गो देयर, दिस इज व्हाट आई वांट टू स्टडी, बिकॉज दे आर गोइंग टू गेज इट उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से आपकी बिहाफ पे आगे अप्लाई कर रहे होंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रायोरिटी वाइज उनको अपनी recommendations देनी होंगी. At the end of the day, they are the ones who are going to decide if those universities are compatible with your field of study. Second चीज ये है कि when it comes to these universities जो भी आपको मिल रही होती हैं, तो it all depends on the fundings that are available. They are very, यहाँ पे USCFP देख रहा होता है इस प्रोग्राम को, and when it comes to US, IIE देख रहा होता है. तो IIE विल बी अप्लाइंग आप लोगों के बिहाफ पे, वही एक्सेप्टेंसेस ले रहे होते हैं, वही रिजेक्शन दे रहे होते हैं, वही फर्दर आपको प्रोसेस कर रहे होते हैं. और इसमें यूजुअली जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि एक सेफ स्कूल होता है, जिसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा स्कूल जिसका एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा होता है, वो उस स्कूल को भी लिस्ट में डाल रहे होते हैं. और 1 से 2 स्कूल्स होते हैं, एक टॉप टियर हो सकता है और 2 मिड टियर हो सकते हैं. तो हर रैंक के स्कूल्स को डालते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड के आपको कहीं आपका सिक्योर हो रहा हो. तो ऐसा नहीं होता कि आपकी कहीं पे भी सिक्योर ना हो. दे आर वेरी एक्सपर्ट विद व्हाट दे डू. सो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऑल्सो सिंस रिकमेंडेशन देने के टाइम पे आपको दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, प्लीज बी वेरी माइंडफुल कि उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम अच्छे से पढ़ लें, एक एक्सेल शीट बना लें, which is something that usually students do if you have time. उसके बाद इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं यूएस में, सो ट्राई पिक करने के आहिस्ता आहिस्ता से उनकी वेबसाइट पे जाएं. बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होती हैं, सारा कुछ गिवन ऑफ देयर, एंड चेक करें कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, चेक करें कितना लेंथ प्रोग्राम का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन फिर शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट करें अपने फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड. एंड इफ यू नीड any help with specifically electrical engineering की कौन सी है, ये है वगैरह, then you can always refer to either me or even Dr. Suhail will be there for help के, क्योंकि since he is himself in US, तो वो आपको बहुत हेल्प वहाँ से हो जाएगा. सेकेंड चीज जो मैं डिस्कस करूंगी वो ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है. दोनों चीजें चाहिए होती हैं फुल ब्राइट के लिए, बट दोनों ही को अगर हम मिक्स ना करें तो इट्स प्रेफरेबल, बिकॉज अगर वो मिक्स हो जाती हैं तो वो इट्स मोर और लेस द सेम थिंग, फिर वो बिल्कुल अच्छा एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा होता. तो पर्सनल स्टेटमेंट में आप एज द नेम सजेस्ट, आप मोस्टली पर्सनालिटी के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, या फील्ड स्टडी के हवाले से क्यों जाना चाहते हैं यूएस, क्यों पढ़ना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में, वापस आके आप क्या करेंगे, ये 2-3 चीजें जो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे नीड टू नो कि यू आर गोइंग टू बी अ वेरी significant part when you come back to Pakistan. Since J1 वीजा होता है दोनों ही प्रोग्राम्स का, तो इसके अंदर एक जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो ये होती है कि आपको पाकिस्तान आना होगा right away when you're done with your program. आपको वापस आना होता है, and then you have to serve in Pakistan for about 2 years minimum. तो ये आपको करना होता है. तो they want to make sure that you're eager to work for Pakistan. So आप जब वापस आते हो तो अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में आपको बताना होता है कि what are you going to do and how have you helped so far and to help in the future. तो ये चीजें आपको सारी की सारी पर्सनल स्टेटमेंट में कवर करनी होती हैं, जो कि जेनेरिक उसके ऊपर होती है और ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना होता. और मैंने यूग्रेड के हवाले से भी जब बात किया था तो पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर काफी कुछ बताया था, तो वो ही यहाँ पे भी वैलिड है. सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव मेनली आप बात कर रहे होते हो अपने कोर्सेज के बारे में, या आप बात कर रहे होते हो कि आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें स्पेसिफिकली आप क्या पढ़ना चाहते हैं. इट ऑब्वियसली वेरीज पीएचडी वालों के लिए और मास्टर्स वालों के लिए. पीएचडी वालों के पास और अच्छे तरीके से एक विजन होगा कि ये दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. व्हेन कम्स टू मास्टर्स, दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप
फुल टेक्निकल बात लिखें, बट एटलीस्ट आप ये बता सकते हैं कि ये कोर्सेज इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, मुझे थीसिस वाला करना है, मास्टर्स नॉन थीसिस करना है, या फला whatever. You don't have to name any universities अपने essays में, because वही essays आपके आगे हर universities में forward हो रहे होते हैं, तो आप specify नहीं कर सकते हो. What you can do is you can tell them कि this is my motive behind studying a particular thing. So when I wrote mine, I wrote about कि मुझे renewables पढ़ना है, तो अगर मैंने ये लिखा and then I've specified कि renewables में क्या, तो उसके अंदर जितने भी मसले हो रहे हैं या मैनेजमेंट के मसले हो रहे हैं कि सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है रिन्यूएबल्स एंटायरली 100% यहाँ पर, तो उसके अंदर टेक्निकली क्या क्या इश्यूज आ रहे होते हैं स्टोरेज के हवाले से या ट्रांसमिशन के हवाले से, वो मैंने स्पेसिफाई कर लिए थे, जस्ट सो दे नो दैट आई नो what I'm doing. अब मेरी पर्सनल स्टेटमेंट में इस तरह से मैंने लिखा हुआ था कि my work experience was also about solar, मेरा FIP was about solar, मैंने जो वॉलंटियरिंग की एक्टिविटीज की हुई थी वो सोलर पे थी, मैं यूग्रैड के प्रोग्राम पे जो गई थी वो वहाँ पे जाके मैंने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे क्लासेस ली थी, तो ये सारा इट ऑल केम दैट वाज बिलीवेबल कि वाकई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो ये यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट. सेकेंड, आपने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स की हुई हैं वगैरह, प्लीज try incorporating all of that in your statement. बहुत अच्छा impact पड़ता है कि you were not only पढ़ने में a good student but also you were there अपने extra curricular activities के अंदर. तो ये research objective और पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में बहुत हल्का सा. थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर्स फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप के लिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही चाहिए होते हैं, यू ग्रेड में बाद में चाहिए होते हैं. तो फुल ब्राइट में 3 रिकमेंडेशन लेटर्स. द यूजुअल प्रैक्टिस इज अपने एकेडमिक जो भी प्रोफेसर्स वगैरह हैं वहाँ से लिखवा लें, और जो थर्ड रिकमेंडेशन लेटर है वो किसी वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड सुपरवाइजर से लिखवा लें, जैसे कि मैंने अपने जॉब से अपने बॉस से लिखवाया था, वन ऑफ देम वाज फ्रॉम हिम एंड द अदर 2 इस तरह से वो लिखवाए थे कि वन वाज फ्रॉम माय FIP सुपरवाइजर और दूसरा जो है वो डीन ऑफ डिपार्टमेंट. सो यू इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन कि डीन से लिखवाएं या चेयरमैन से लिखवाएं, आप अपने टीचर से भी करवा सकते हैं, एज लॉन्ग एज दैट पर्सन नोज यू रियली वेल कि आपने किस तरह से, मतलब ही नोज यू इन एंड आउट के ही और शी, तो वो उसमें उस कैपेसिटी में दैट विल बी रियली गुड. डजंट मैटर कि आप किससे लिखवा रहे हैं, बट इतना अच्छा लिखा होना चाहिए कि ये इससे डिपिक्ट हो रहा हो कि you're a good student and you've been doing really well अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर. तो ये कुछ चीज़ें थी. जहाँ तक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया की बात है, यूग्रेड में आपको 25 ईयर्स से बिलो होना होता है. एज आई सेड, आपको फाइनल ईयर में नहीं होना होता है, दैट्स द ओनली रिस्ट्रिक्शन. यू हैव टू बी अ पाकिस्तानी नेशनल एंड इट इज़ प्रेफरेबल अगर आप कभी अब्रॉड नहीं गए हुए हो, ट्रैवल नहीं किया हुआ, दैट्स रिकमेंडेड. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक एलिजिबिलिटी और एक्सेट्रा की, यू गोइंग टू फाइंड देम ऑन द वेबसाइट रेडिली. तो अगेन योर फर्स्ट स्टेप शुड बी कि वेबसाइट पे जाके पूरा का पूरा उसको जो है अच्छे से रिसर्च कर लें, और जितने भी गूगल एज मच एज यू कैन टू गेट अ हैंग ऑफ इट कि किस तरह से चीज़ें. एंड प्लीज मेक श्योर कि यू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम अपने पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव एसेज पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी एप्लीकेशन में वही 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन बेस कर रहा होगा. एंड इंटरव्यूज के लिए अगेन छोटी सी टिप ये है, बी कॉन्फिडेंट विद व्हाट you've written. If you've written it yourself, then there is no way that you can not justify your credentials. So there is that. And yeah, I think I have kind of covered everything. I tried to be as quick as I could. If there's anything that I've missed, or if there's any specific question that you want to ask, please feel free to. Thank you, Ramsha. So You're welcome. coming back to certain couple of points as Ramsha has made, ये बात important है कि आप लोगों को ये मालूम हो कि what is the difference over here between a personal statement or your research objectives. ये personal statements ज़्यादातर universities, अगर आप फर्ज करें फुलब्राइट पे नहीं भी जा रहे हैं, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे एक पर्सनल स्टेटमेंट ज़रूर लेंगी.
याद है मैंने शुरू में कहा था कि जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए आप जा रहे हैं, so the most important thing for you to understand is कि ये जो आप जा रहे हैं इसका मकसद क्या है, यानी करना क्या चाह रहे हैं आप लाइफ के अंदर। सो वो पोर्शन जो है आपका, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। उसको समझना, अगर आपके पास पहले से क्लियर होंगे अब अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर, तो आप बहुत अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसको आपको आगे लेके आगे चलना होगा, उसको लेके आपको आगे बढ़ना होगा। So let's open the channel for question and answers. So अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो या तो वो मुझे चैट के अंदर पर्सनल चैट कर दे, अगर वो सबके सामने शेयर नहीं करना चाह रहा, और अगर ओपन करना चाहे अपना माइक तो वो ओपन कर ले और जो सवाल है वो पूछ ले। मीनवाइल एक दो सवाल जो छोटे छोटे से हैं जो आए हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक इनटेक पॉलिसी होती है। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन सबको एक पर्टिकुलर जीपीए चाहिए होता है, उनको एक टोफिल का स्कोर चाहिए होता है, उनको एक जीआरई का स्कोर चाहिए होता है, ठीक है, और एक पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होता है मास्टर्स के लिए। पीएचडी के लिए वो यकीनी तौर से आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मांगेंगे। व्हाई आर यू वांट टू डू पीएचडी? पीएचडी इज नॉट समथिंग दैट एनीबॉडी कैन कम इन एंड से ओके मुझे कल से पीएचडी शुरू करा दो। लाइक वो इस तरह कमेटी जो है कभी भी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरा ये कि टोफिल के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि देर इज़ ए टॉक गोइंग ऑन बिटवीन सेवरल स्कूल्स नाउ डेज, और वहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि कॉमनवेल्थ से रिलेटेड हैं, उसमें पाकिस्तान इंक्लूड है। तो वो कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान, इंडिया और अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एग्जेम्प्ट कर दिया जाए इनको टोफिल से। लाइक वन ऑफ दोज पीपल के जो कि मैं वन ऑफ दोज पीपल हूँ जो कि इसके खिलाफ हूँ कि ये करे जाए, इसलिए कि हमारे यहाँ जिस तरह एजुकेशन की जाती है उस कराती तो वो इंग्लिश के अंदर है लेकिन वो होती नहीं है इंग्लिश के अंदर, और पढ़ते बुक इंग्लिश में है लेकिन समझते उर्दू में है। तो वो एक छोटा सा है प्रॉब्लम। लेकिन ये बता दूं कि हो सकता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको एक्सेप्ट कर लें विदाउट टोफिल। लेकिन टोफिल देना, जीआरई देना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको अपने पोटेंशियल का भी पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मालूम हो कि वेयर डू यू स्टैंड, इसलिए कि ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग्स हैं। इससे पता चलेगा आप दुनिया में अपने आप को कहाँ रैंक करेंगे, किस परसेंटाइल के अंदर आप आते हैं पूरी दुनिया के अंदर एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। एक और बात यह है कि स्कॉलरशिप जो होती है, एक सवाल ये है कि स्कॉलरशिप जो है वो हाउ डू यू हाउ डू यू फाइंड स्कॉलरशिप। ये सवाल जो है ना फाइंड का, ये देखिए कोई भी चीज को हासिल करना के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपको ना बनी बनाई चीज नहीं दे देगा कि यार यहाँ चले जाओ यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अब मैं आप लोगों को कितने कितने भेजता हूँ स्कॉलरशिप के प्रोग्राम भेजता हूँ, लेकिन आप देखें कि मैं जब जाके चेक करता हूँ किसी से, भाई आपने कुछ देखा, कोई नहीं किया वहां पे उस वेबसाइट पे, एक दो लोग जाते हैं। अच्छा कभी कभार मैं जानबूझ के गलत भेजता हूँ चीज जिसकी टाइम वाइम सब गुजर गया हो, लेकिन डेडलाइन गुजरने के बावजूद मुझे किसी से ईमेल नहीं आती। एक दो मर्तबा कोई पकड़ लेता है उसको, वरना इससे पता चलता है कि आप लोग अपनी मर्जी के साथ चलना चाहते हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए जिस तरह आप दूसरी चीजों के लिए मेहनत करते हैं, जॉब सर्च के लिए मेहनत करते हैं, बिल्कुल इस तरह आपको सर्च करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली राइट नाउ, because of the COVID, a lot of universities have basically reduced their entrance criteria. Lot of universities. और उसकी वजह यह है कि जो लास्ट ईयर हम जिस सूरत हाल से गुजरा है पूरा दुनिया, तो उसकी वजह से वो समझते हैं कि एक इतना बड़ा स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस था स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो अपनी कैपेबिलिटी से कम उन्होंने अचीव किया। तो इवन आईवी लीग स्कूल्स ने अपना क्राइटेरिया ड्रॉप आउट कर दिया है बहुत सी चीज़ों के अंदर। कई यूनिवर्सिटी ने जीआरई को एग्जेम्प्ट कर दिया है।
कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जीपीए को रिड्यूस कर दिया है। कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आप लोगों को अपफ्रंट ट्यूशन वेव दे रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी जो ट्यूशन वेव दे रही है वो स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से, कि $1000 ऑफ फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज टेकिंग 3 कोर्सेज। तो स्कॉलरशिप के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए कई कई क्राइटेरियाज हो सकते हैं, और उस क्राइटेरिया में उसकी रैंकिंग है कि, तो रैंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इफ़ यू वांट टू स्टे इन यूएसए, ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वांट टू स्टे इन यूएसए। फिर इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट कि वो जो यूनिवर्सिटी का है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मिशिगन के अंदर इज अ ऑटोमोटिव स्टेट, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। इस मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के अंदर 3 बिग कॉरपोरेशन जो है ऑटोमोटिव की, जनरल मोटर्स, फिएट क्राइसलर और फोर्ड, उनके 3 के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादातर काम है यहाँ पे वो ऑटोमोटिव रिलेटेड है, जिसमें ऑटोनोमस व्हीकल्स भी आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ जाती हैं, आईओटीज भी आती हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स भी आ जाते हैं, यू नेम इट, कंट्रोल्स, मल्टीपल टाइप ऑफ कंट्रोल्स। सो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल बहुत है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स पर 1000 of the population is in Michigan, and it's basically in only 3 cities per 1000 in the whole United States. तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उस लिहाज से आप सिलेक्ट करते हैं कि मैं किस सिटी में जाऊंगा। ज़्यादातर जिस सिटी में जाते हैं उमूमन आप वहीं पे सेटल हो जाते हैं, अगर आपका यहाँ पे रहने का इरादा है। अगर आपको वापस जाना है, जैसे J1 के ऊपर आपको हर हाल में वापस जाना होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो यू हैव टू रीड। तो आप जाएंगे तो J1 वीजा के ऊपर आप किस तरीके से आप अपने आप को वापस जाके पाकिस्तान में जाके आपको क्या करना होगा, यू हैव टू प्लान फॉर दैट थिंग अप फ्रंट। अच्छा, किसी ने हाथ उठाया था, एक मिनट, आई थिंक कोई अच्छा, डज दीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन रिक्वायर IELTS और एलेबरेट GRE मोर? ये IELTS जो है ये बेसिकली टोफिल का ऑप्शन की तरह है, ये कि आप टोफिल दे लें या IELTS दे लें, डिपेंडिंग अपॉन, दोनों ही वो अप्रूव्ड टेस्ट हैं, कोई सा भी दे सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है कि सिर्फ टोफिल ही दें। IELTS भी उसी तरह पॉपुलर है और एक्सेप्टेड है प्रोग्राम के अंदर। So if लेवरेज you allow, GR, I will just add एक गो अहेड। छोटी सी जी, if you're asking specifically about the 2 programs that I mentioned, तो उसके लिए strictly यही होता है कि आपको TOEFL का ही एग्जाम देना होता है when it comes to English की testing. But yes, as Dr. Suhail said, they are both alternatives to तो मेरा ख्याल है जो आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या मांगना है। रमशा, आपकी आवाज बीच में से मुझसे हो गई थी, दोबारा बताएं आप क्या कह रही थी? जी, सर मैं ये कह रही थी कि if the question is for the scholarship that I mentioned, ये दोनों जो scholarships हैं, Global UGRAD और Fulbright, इसके लिए आपको TOEFL देना होता है after selection. लेकिन अगर आप direct admissions और वो सारी बात करें, IELTS and TOEFL, they are alternatives of each other. लेकिन इन दो programs के लिए TOEFL is the necessary requirement. हाँ, तो यही बात है कि जो स्कॉलरशिप होती है ना उसी पर डिपेंडेंट होती है सब चीजें, कि अगर वो स्कॉलरशिप क्या जी मांग रही है, और स्पेसिफिकली इफ यू आर गेटिंग दैट स्कॉलरशिप फ्रॉम पाकिस्तान अलोन, कि बाय सिटिंग इन पाकिस्तान, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन, कोई एड ग्रुप, कोई एजेंसी अगर आपको दे रही है, तो फिर आपको उसके नॉर्म्स को देखना पड़ता है कि वो उसके नॉर्म्स क्या कह रहे हैं और उसकी पॉलिसीज क्या कहती हैं। लेकिन अगर आप अपने तौर पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, so every university have a multiple standardized tests listed on their website, which you can decide which one you want to take. क्योंकि आप लोग ने ब्रिटिश उससे पढ़ा है, तो
IELTS जो है is a very good option for you guys to go for that one and it is okay. आइडिया ये नहीं है कि आपको ये है कि बस आप कम्युनिकेट करना आता हो इन रिटन एज वेल एज इन ओरल। एक मिनट जरा देखूं मैं एक और। अच्छा, elaborate GRE more। मुझे समझ में नहीं आया कि elaborate GRE more से क्या मुराद है। यूं समझे कि एक्चुअली मैं अभी डॉक्टर हुदबाई को सुन रहा था, परवेज को, थोड़े दिन पहले। डॉक्टर साहब ने मुझे पढ़ाया था 1989 के अंदर, जब मैं इस्लामाबाद में था, तो वो हमारे प्रोफेसर रह चुके थे। इंटरेस्टिंग वो है, शख्सियत है। उनका एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि अगर किसी को गेज करना है तुमको कि यूनिवर्सिटी कैसी है, स्टूडेंट कैसा है, तो मैं बैचलर्स के बाद उसको ना GRE में बिठा दो, और GRE का स्कोर जो होगा ना, वो यूनिवर्सिटी की भी और स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को सामने ला देगा एकदम। और ही इज वेरी राइट ऑन दैट। 99.9% जब हम PhD स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं ना अपने लिए प्रोग्राम के लिए, तो हम GRE का स्कोर देखते हैं उसका। अगर आप वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर आ रहा हो ना हार्ड कोर में, तो हम क्वालिटेटिव देखते हैं कि क्या स्कोर क्या किया इसने एनालिटिक्स, कितना हार्ड कोर जानता है ये मैथमेटिक्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है इसकी। और वो हमको उस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के स्कोर से पता चल जाता है। वी नो व्हेन समबडी स्कोर्स अ पर्टिकुलर परसेंटाइल वेयर दे स्टैंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता आप लोगों के लिए, खास तौर पे जो कि NED उससे आए हैं, NED यूनिवर्सिटी से। मेहनत करनी पड़ती है, जैसे अमशा कह रही थी, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। कितने शॉर्ट टाइम के अंदर आप रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए कि आता तो है आपको, whether you can finish up in less than 1 minute or more than 1 minute, that's the question। कितना क्विक है आप उसको सॉल्व करने के अंदर, and that's where it all counts। Any other question? You can open up your Sir, mic because मैं if आपका it's jump okay, कर दूँ। I'll just add थोड़ा सा GRE के ऊपर elaborate, I will just elaborate थोड़ा सा, अगर हमारे पास टाइम है 2-3 मिनट का। हाँ, go ahead, go ahead। जी, अच्छा, तो GRE के ऊपर एक चीज़ ये है कि इसके मैंने जैसे पहले बताया 2 सेक्शंस होते हैं। अगर आपको तैयारी करने के हिसाब से पूछ रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि वो थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। एक टिप ये है कि अपना क्वांट वर्बल दोनों साथ लेके चलेगा। ये नहीं करेगा कि पहले क्वांटिटेटिव पे लगे रहें और फिर वर्बल आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें, बिकॉज़ दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सेकंड थिंग इज़ कि GRE जो ETS की वेबसाइट है, जो सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की वेबसाइट जो कहलाती है ETS.org, आओ और वहाँ पे GRE के सेक्शन में अपना अकाउंट, मेक योर अकाउंट। आजकल ऑनलाइन भी हो रहे हैं, तो if you have a good stable internet connection, you can go for it that as well। और अब वरना सेंटर्स में भी आजकल हो रहा है, एग्जाम्स बिल्कुल हो रहे हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। 5 years के इसके रिजल्ट्स का वो होता है कि दे स्टे वैलिड, तो अगर आप अभी देते हो 5 years तक, यू कैन सबमिट देम एनीवेयर यू वांट। सेकंड चीज ये है, उसी वेबसाइट के ऊपर जब आप GRE के रिसोर्सेज में जाएंगे, तो यू विल फाइंड 2 टेस्ट्स जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं, और वो डिफिकल्टी लेवल जो उनका होता है वो वही होता है जो एक्चुअल GRE का होता है। तो उनमें से एक टेस्ट आप पहले दे लें बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड देन गेज कि आपको किस जगह पे ज्यादा जरूरत है तैयारी की। आपको एक एस्टिमेट हो जाएगा कि मैं अभी किस स्कोर पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। आप वो एक GRE का एक अटेम्प्ट कर लें उस टेस्ट को, और जो दूसरा टेस्ट है वो आप अपनी सारी की सारी तैयारी करने के बाद दे दें। 3 घंटे का ये, मतलब GRE का टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 3 hours, तो काफी आपको एग्जॉस्टिंग लगेगा। तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ कि अच्छा 3 घंटे मैंने लगातार एग्जाम देना है। तो उसके लिए 2 मॉक टेस्ट जो हैं वो आप पहली दफा में ही दें जब बिल्कुल तैयारी ना हो, और फिर एस्टिमेट लगाएं कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी कितनी इंप्रूवमेंट गई है। तो ये रिसोर्सेज वगैरह, और ऐसा ना करें कि बहुत सारी बुक्स से बस पढ़े जा रहे हैं, दैट्स नॉट नीडेड। ट्राई प्रैक्टिसिंग, बट प्रैक्टिसिंग के साथ साथ टेक्निक्स भी देखें कि अगर अलजेब्रा की टॉपिक में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं फिर अलजेब्रा की बेसिक्स निकाल के दोबारा पढूं, या अगर मेरे किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री की कोई भी ऐसे वहां पे मेरा लैक हो रहा है, तो उस स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके फिर मजीद रिवाइज करें। तो ये एक स्ट्रैटेजीज कुछ हैं जो
मगूश की बुक होती है या बैरन्स की बुक होती है, ये कोई भी एक बुक ले लेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि एक बुक के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो वो बड़ा सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन है। आई हैव नॉट टेकन जीआरई बट आई नो हाउ इट इज ऑल्सो। इवन दो ये वेव हो गया था, एग्जेम्प्ट कर दिया था 2020 के सिलेक्शन क्राइटेरिया में से, बट वंस द स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड उसके बाद सबको देने को बोला था जीआरई। तो देयर इज नो वे यू कैन एस्केप जीआरई, स्पेशली नाउ कि जब एक्सप्लिसिटली फुलब्राइट वालों ने बता दिया है कि इस साल जीआरई इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल। अभी एक सवाल ये आया है कि जो हबीब साहब की स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप जैसे आमिर साहब बता रहे थे कि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए फुल आपको स्कॉलरशिप्स नहीं देते ये लोग, ये आपको पार्शियल अमाउंट देते हैं, तो जिसको आप यूज़ करते हैं, और 2000 ईयर तक जा सकता है ये, 1000 every semester, and that will be counted towards your tuition. So आपको नहीं, they will not going to give you in your hand the check, वो आपका जो ट्यूशन होगा यूनिवर्सिटी का वो वहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो is the target, I target university in Germany, German, and reason is education is free and they अच्छा, सवाल ये था कि हाँ ये बता रहे हैं कि हमको कि वो उन्होंने जर्मनी के अंदर वो करी है और कि मार्केट के अंदर बिकॉज इट इज़ फ्री, but there is a big challenge for me which is block account confuse me to that I have continued my searching towards German language education or not, but it takes time. What do you say? जर्मनी सवाल ये होता है कि अब्रॉड जब जा रहे हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स हो गई हैं, ठीक है, कई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप के अंदर बहुत सारी जगहों पे है, और फिर यूएस है, कनाडा है, हर जगह की एजुकेशन जो है सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। एक पीएचडी अगर आपने मलेशिया से करी है, एक पीएचडी आपने चाइना से करी है, एक आपने जर्मनी से करी है, एक ऑस्ट्रेलिया से करी है, और एक यूएस से करी है, और एक कनाडा से करी है, और एक इंग्लैंड से करी है, दे आर ऑल डिफरेंट। एवरी university has, a region has their own norms for the degrees, okay. uh, we used to call PhD a terminal degree, for example. Not anymore. We don't call it a terminal degree. It is one of the degrees, but not a terminal degree. America के अंदर, when you are doing a PhD, it means that you are bringing up a very new thing to the table that was not there before. वो आप कह रहे हैं कि you're working in a knowledge area, और उस knowledge area में gap है, एक particular knowledge missing है, एक particular जो information होनी चाहिए ना वो missing है, वहाँ पे आपकी research जो होगी उस void को fill करेगी. It's a very difficult task. Other places like you go to England or majority of the European countries, that's not the norm. वहाँ पे PhD means that you know how to conduct and manage a research, which is a totally different concept than trying to create something brand new, trying to come up with a knowledge which is not there. So there is a huge difference where you go and how you do it. And that's why you will going to see people from various parts of the world when they are coming to your place, like for example in NLD, you will going to have professors from various universities who have done their PhDs, and each one of them will be different. In USA, when you talk about the PhD is not about academics alone with respect to your education, but it is also about grooming you as an academician. Like this, they want to make you an educationist. They want to make sure that you know how to communicate. They know how you're going to go and deliver a particular lecture. So they train you on that. There is a mentorship that goes on between the advisor and the advisee, where the PhD student is groomed to go through these cycles.
जर्मनी का आजकल बहुत ज़्यादा शोर है कि वो लोग क्योंकि फ्री कर देते हैं, इनिशियली आपसे पैसे लेते हैं, वो रख दिए जाते हैं, यू पास थ्रू देयर जर्मन एग्जाम, जर्मन लैंग्वेज एग्जाम, यू कम इन एंड रीड एवरीथिंग थ्रू द जर्मन इन लैंग्वेज, you finish it up, they return your money back, and the question is what do you want to do after that? Again, मैंने कहा था ना कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। वहाँ पे आप मिले होंगे नुमैर से, जो कि लास्ट ईयर भी हमारे डिनर के अंदर आए थे और उन्होंने आप लोगों से बात करी थी। he used to be he used to be a student from NED, and then he went there to Germany, and वहाँ पे उसने डेटा साइंसेस के अंदर मास्टर्स किया। फॉर्चुनेटली उसको डेटा साइंसेस के अंदर ही एक कंपनी के अंदर जॉब मिल गई वहाँ पे। मैं फॉर्चुनेट इसलिए कहूँगा कि वो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जॉब मिल जाए वहाँ पे। यही बात ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। Australia के अंदर, if you do your masters from there, then it's a good chance that you will get the job over here. In USA, what is the big difference is that when you come down over here and to do your masters, you will going to get 2 years of stay beyond your masters, where you will be given chance to do some training in any companies who can hire you with your potential. So that's where you have to sell yourself. और वो जो 2 साल का एक्सपीरियंस होता है ना यूनिवर्सिटी के बाद एक इंडस्ट्री का, that's a huge thing. If you want to go back and return to Pakistan, then when you return to Pakistan, then it become very essential कि वो जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो आप किस तरह यूटिलाइज करेंगे वहाँ पे। अगर आप वहीं पे रहना चाहते हैं तो उसके बाद का एक प्रोसेस है जिसके साथ आपको गुजरना पड़ते हैं, then you convert yourself from an F1 visa, which is a student visa, to an H1B visa, which is a labor visa, and then towards the permanent residency. So यही process जो होता है ऑस्ट्रेलिया का भी है, यही process जो है जर्मनी का भी है। लेकिन education is always difficult. In personally, my belief is, I अगर आप masters करना चाहते हैं, I basically respect German education a lot. It's not so easy, but it is a kind of education what we call as a fixed route education. In America, it's not a fixed route education. You are free to choose from a multiple spectrum. एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें से आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सा कोर्स लें। आपको डिक्टेट नहीं किया जाएगा कि आपको ये हर हाल में यही कोर्स करना है। They will not going to dictate you on that. It's up to you how you want to see your future to be. England, या फिर जर्मनी या फिर एनी अदर प्लेस इन यूरोप, वो बड़ा फिक्स होता है। हर चीज एक नॉर्मल होती है कि ये लेना है पहले सेमेस्टर में, ये दूसरे सेमेस्टर में, ये तीसरे सेमेस्टर में, जस्ट लाइक यू आर इन अंडर ग्रेड एजुकेशन। ओके भाई, सॉरी वॉरी नहीं करें यार, वैसे ही बहुत देर हो गई है। आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट ERAMUS, what is this, and it is this year update, like are it, भैया क्या है भैया बताएं। सर ये इरास्मस का आई थिंक पूछ रहे हैं, विच इज यूरोपियन की यूरोप स्कॉलरशिप एक होती है। आई एम रियली सॉरी but I'm not well versed with that scholarship, so I can't comment on it. I know bits and pieces on it, but I will not comment. Same here. कुछ नहीं मालूम मुझे, मैं तो नाम ही पहली दफा सुन रहा हूँ। जी नहीं बड़ी बहुत ही पॉपुलर स्कॉलरशिप है, बल्कि आजकल उसके अभी आई थिंक क्लोज हुए हैं उसके एप्लीकेशंस last week. So it's a good scholarship, but I don't know anything about it. Update, are it connected university taking intake for the fall 2021 again? Temur, I have no info on this thing. Nothing. Sorry about that. Anybody else, or should we finish? No questions. That's good. Sir, I have more. हाँ बोले. If allowed, if you. Temur? Sir, I have this question. Yes. So my question is related to that. I was in a study abroad webinar previously on Sunday as well,
it was from some other platform, through some other platform, and they told me that the if you are planning to study abroad, USA, going to USA is a difficult place, really difficult place. And if you are planning for a permanent residence or going there and want to settle there, it is going to be very difficult. And my my personal aim is to go to USA to study. So what should I do? देखो तैमूर समझ में आ गई तुम्हारा ये देखिए, कोई भी चीज जो है ना, कोई भी कहीं जो जाएंगे, नथिंग इज इजी। अगर कोई आपको ये कहता है कि उसने बड़े आसानी से रेजिडेंसी ले ली थी, आई डाउट। हर एक ने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, साल 2 साल का, जो कि बड़ा टफ होता है, और जिसने वो सस्टेन कर लिया वही कामयाब हो जाता है। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सस्टेन नहीं किया और वापस चले गए थे, और एक ऐसे को भी जानता हूँ जो 3 दफ़ा आए और तीनों दफ़ा वापस चले गए। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ये काम किया था। तो बात ये होती है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, यूएस के अंदर या किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर, वो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के लिहाज से बदलती रहती हैं। कंट्री वही होती है, लेकिन कंट्री की जो गवर्नेंस होती है वो डिसाइड करती है कि क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करेंगे। आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो है नेशनलिज्म का। उस नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से जो हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो हमने जो अचीव की थी चीज़ें इन द मिड 2000 एंड अर्ली 2000 और लेट 90s के अंदर जो अचीवमेंट्स करी थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती चली जा रही हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से इट 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 बिकम वेरी डिफिकल्ट कि आप को कोई बहुत लंबा तौर का प्लान कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आप यही सवाल मुझसे करते, अगर आज प्रेसिडेंट ट्रंप की कंटिन्यू होती वो गवर्नेंस, तो मैं यकीन तौर पर आपको एक सवाल का जवाब दे देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका के बारे में सोचने की यहाँ पे। अभी वो टाइम जो 4 साल का है, तुम कुछ और कर लो, 4 साल यहाँ पे आके वेस्ट ना करना। यानी कि मैं बिल्कुल ओपनली तुम लोगों को ये बात कहता। अब जबकि हमारे पास बाइडेन की हुकूमत है, मैं रिक से कहता हूँ कि दिस इज द टाइम टू कम, because in the next 2 to 3 years there will be so many changes coming up that will be very useful for the people who have good skill set. Remember, this is the land of opportunities. अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, ये जगह है जहाँ पे आप घूम करेंगे, यहाँ पे आप शूट आउट करेंगे और एक नेक्स्ट अशरफ हबीबुल्ला बनेंगे। किसी और दुनिया के अंदर आपको एक अशरफ हबीबुल्ला नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ अमेरिका होगा जहाँ पे अशरफ हबीबुल्ला जैसे कई लोग होंगे और कई एनेडियंस होंगे। किसी दूसरे मुल्क में ऐसी चीज नजर नहीं आएगी आपको। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यस, डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोगों ने करा है यहाँ पे सेटल अपने आप को। और जो 3-4 किस्म की सेटलमेंट्स होती हैं, एक वो होती है कि जो लाइफ इजी गोइंग है, जिस जिस हालत में है उसमें खुश हैं। दूसरा ये है कि आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और तीसरा ये है कि आप कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे अशरफ साहब पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, फ्रॉम दिस टू शूटिंग आउट टू द अशरफ हबीबुल्लाह रेंज, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। इट्स ओनली हाउ मच कैन यू व्हाट यू वांट टू अचीव एंड हाउ बिग योर गोल्स आर, दैट्स इट। अगर आप ये दो चीजें लेके आते हैं, स्किल सेट, अच्छी नॉलेज, अच्छा एटीट्यूड, यू विल बी सक्सेसफुल। टफ होगा, ओह यस, इट वोंट बी इजी क्या। तो लेकिन ये है कि इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, यही एक्सपीरियंस बिल्कुल आपको कनाडा में मिलेगा। बिल्कुल जैसे आपको यूएस का एक्सपीरियंस है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पे। फर्क सिर्फ ये है कि वो एक सोशल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जो कि हमारी सोसाइटी से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ का। तो वहाँ के आपको टैक्सेस तो ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट्स भी उस तरह मिल रहे होते हैं। यहाँ पे टैक्सेस कम होते हैं और आपको अपने तौर पे सब कुछ करना होता है। तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। ये प्लान ऑफ एक्शन या रोड मैप की बात कर रहे हैं ना आप, ये जब तक आप तीनों चीजें नहीं लेके चलेंगे, एकेडमिक्स,
प्रोफेशन, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ। जब तक आप ये तीनों साथ नहीं आपको मालूम होगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कभी भी आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे। और जितनी जल्दी ये ले लें उतनी ही अच्छा है। और कोशिश ये करो कि जितना ज्यादा उस मुल्क के बारे में मालूमात करो जहां तुम जाना चाह रहे हो, नो दैट पर्टिकुलर प्लेस। हम यहाँ से बैठ के, मेरी क्लास जो है एक स्पेनिश क्लास के साथ कोलैबोरेट कर रही है। क्या वजह है? इससे कि हम यहाँ बैठ के स्पेनिश स्टूडेंट से क्या हमारा का ताल्लुक है। हम जबकि हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि रोजाना मैक्सिको, जर्मनी वगैरह अपनी ऑफिशियल काम से बात करते हैं। लेकिन जब आप एक इंजीनियर होके एक इंजीनियर से बात करते हैं, दैट talk is totally different than when you talk as an engineer to a non-engineer. और वो जो कम्युनिकेशन होता है जिसको हम, जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, कस्टमर से किस तरह आप मार्केट से किस तरह आप इनटेक लेंगे, वो इसके लिए एसेंशियल है कि आपने कस्टमर को जाने। तो ये इंटरेक्शन हम इसलिए कराते हैं प्रोडक्ट डिजाइन की क्लास के अंदर, ताकि आपको ये पता चले कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप किसी दूसरी कल्चर में भेजेंगे, क्या आप कुछ कल्चर के बारे में कुछ मालूम भी है। तो ये कल्चर डाइवर्सिटी, और जो डाइवर्सिटी अलोन जो है, वो चाहे कल्चर की हो, सोशल किसी और चीज की भी हो, चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। और तुमको ये चीजें आ, बहुत मुश्किल हो रही है आजकल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो नेशनलिज्म आ गया है दुनिया के अंदर, वो एक तरह का एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है हमारे को। अच्छा जनाब अली, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, ये मैंने जो पोल भेजा था मैं उसको बता दूं। मैं एंड कर रहा हूँ पोल को अब। वी हैव 23 people. So are you interested in starting a higher education abroad within 2 years of your graduation? And the answer, 83% people said yes. The 19 out of 23 said that they will like to do an higher education. Maybe and the rest of them are maybe. So good thing is that nobody is saying no to higher education, which is a good sign. Second thing is, how do you plan to fund your education? Full scholarship 96। याद रखिए, फुल स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये याद रखिए कि कंपटीशन में आप अलोन नहीं होंगे, कई लोग होंगे कंपटीशन करने के लिए। आप अपने आप को खुद रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। आपकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो आपके राइट अप में होगी, एसे में होगी। जैसे रमशा ने कहा कि जितना टाइम लगा सकते हैं आप उसको क्लीन अप करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ टाइम। राइट। चलो ठीक है, ये आज का खत्म करते हैं अब। थैंक यू ऑल, थैंक यू आमिर साहब फॉर अटेंडिंग एंड Well, हेल्पिंग अस साहब, आउट ओवर हियर। yeah, इफ यू वांट टू से एक क्वेश्चन है समथिंग। मेरा। या सो अब आपने जो पोल किया अभी और उसमें इतना इंटरेस्ट आया और स्कॉलरशिप के लिए, फुल फंडिंग के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है। सो is this the first time you are having this kind of a presentation on the topic of scholarship, or you have had similar presentations before? नहीं नहीं, ये हमारे पास इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। होता ही है कि हर Okay, 2 साल बाद हम ये करते हैं इस okay. तरह का। So तो what are the पूरा next साइकिल steps then? बनता है हमारा So ये। So what are the next steps over here? Meaning you talked about certain things and then people seems like they are mostly interested in all of these opportunities and stuff. So how do they go and explore? Are we expecting them to then use this information on their own and explore available opportunities and then make the best out of it on their own? Or is there further guidance that we can provide or lay out for them? Like for example, Taimur said कि मुझे एक rough सा plan चाहिए और उसके स्टैब्लिश करने में हेल्प चाहिए जो भी। तो इस तरह की अगर हेल्प इन सबको चाहिए या इनमें से ज्यादा से लोगों को चाहिए, तो कोई नेक्स्ट स्टेप्स भी हैं इसके बाद, या फिर बस हम यहीं पे एंड करेंगे इस चीज को? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें 2 चीजें होती हैं। हमारे अपने प्रोग्राम के अंदर एक मेंटरशिप का पोर्शन होता है, और उस मेंटरशिप के अंदर हमारा एक मेंटर जो होता है, अगर कोई स्टूडेंट के पास एक मेंटर होता है तो वो मेंटर उसको इस चीज़ को पॉपुलेट करने में और उसको में हेल्प करने में उसकी मदद करता है। क्या? मेंटर्स जो होते हैं हमारे, जो होते हैं वो इस वक्त तो बड़े शॉर्ट है,
लेकिन आई थिंक इस वक्त हमारे पास अराउंड 80% ऑफ आवर स्टूडेंट हैव अ मेंटर, और अच्छा, उसमें आज से अगर हम 3 साल पहले चले जाएं, जिसमें रमशा का ग्रुप शामिल था, तो ये इंट्रोड्यूस तो हमने करा दिया, यानी कि वी कैन, वी जस्ट फॉर अस वी हैव टेकन द हॉर्स टू द वाटर। सही। अब ये हॉर्स के ऊपर है कि वो पानी के अंदर मुंह डाल के पीता है या नहीं पीता। ठीक है, अच्छा, तो एक गाइडेंस जो होती है वो हमारी तरफ से पूरी होती है स्टूडेंट्स को। हमारे सही। पास जितने भी फंड्स हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिहाज से सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेड को फंड करें पाकिस्तान के अंदर अलोन। सही। हम कोई किस्म की यहाँ पे यूएस के अंदर अगर हम देते हैं स्कॉलरशिप, सो वो फिर नॉन पाकिस्तानीज को देते हैं, यानी कि वो लोकल होने चाहिए, यूएसए सिटीजन्स यहाँ के लोग। और उसमें भी हम कोशिश करते हैं सिर्फ जो कि एथनिक एथनिसिटी को हटा के देते हैं। वो सिर्फ साल में एक स्कॉलरशिप होती है हमारी $2000 की, लेकिन हमारी 99% ऑफ द मनी जो है वो वहाँ पे जाती है, और अंडरग्रेड के ऊपर ही हम खर्च करते हैं सिर्फ। इस साल हमने 2 मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप, तीन तीन स्कॉलरशिप स्टार्ट करी हैं, और इस तरह 4 स्कॉलरशिप नॉन एनिडियंस के लिए स्टार्ट करी हैं। लेकिन आइडिया ये है कि हम, क्योंकि हम जिस तरह काम करते हैं वो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस टैलेंट के ऊपर काम करते हैं। तो अब मैं पर्सनली, मैं अपने मेंटीज को जो बात करता हूँ, प्रोडिजीज को, वो ये करता हूँ कि देखो, तुम अपने खानदान के अंदर पढ़ के निकले हो, तुम्हारा जो खानदान है वो इस लिहाज से था कि उसको फंडिंग की ज़रूरत थी, कि वो तुम्हारी इसको पैसे नहीं बर्दाश्त कर सका तुम्हारी फाइनेंस के, तुमने स्कॉलरशिप ली, तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया, तुमको अब कम से कम 2 साल ये पाकिस्तान में रह के अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, और इस अरसे में इतना पैसा बनाओ आपके पास कि आप उस पैसे को यूज करते हुए स्कॉलरशिप लें कहीं, और फिर जाए मास्टर्स या पीएचडी करने। हम अपने तौर पे सिर्फ गाइड कर सकते हैं, और गाइड करते हैं हमारे जो वो हैं। एज फार एज पीपल वांट टू कम ओवर हियर, हमारा अपने खुद यूनिवर्सिटीज़ पे हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं। हमने एक अलग से प्रोग्राम बना रखा है कि जिसमें हम इनवाइट करते हैं और लोगों को बताते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इवेंचुअली स्टूडेंट्स के ऊपर ही होती हैं कि वो कितना पुश करते हैं अपने आप को। और टोटली अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही। तो आप ये बताइए कि अगर इसमें से ये 25 या 24 स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं इस वक्त, इनमें से कोई उस मेंटरशिप रिलेशनशिप के लिए साइन अप करना चाहे तो कैसे करेगा, या ये ऑलरेडी सब साइंड अप हैं उसमें? नहीं, ये साइंड अप होते हैं, इनमें अच्छा, से ये बहुत सारे से लोग लोग साइंड अप ऑलरेडी हैं। साइंड अप हैं। अच्छा। जैसे ये नज़र जो आ रहा है, मुझे याद भी आ रहे हैं, तो मैं उनमें से कुछ बता दूं। जैसे ये ओसामा जो है, ये यहाँ सही। पे एक हमारे साथी हैं, ये इंडस्ट्रियल का है ओसामा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इसके जो यहाँ पे मेंटर मेंटर हैं वो काशिफ जिया हैं, जो कि सही। टोयोटा के अंदर जनरल मैनेजर हैं। सही। तो वो इसको करते हैं गाइड। और कौन है यहाँ पे जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। परफेक्ट। आई मीन आई जस्ट वांटेड टू से कि गुड, ये आपके पास अगर एक है, क्योंकि नेक्स्ट सेट ऑफ एक्शन आइटम्स के लिए जो कि ज्यादातर हर स्टूडेंट के लिहाज से हमें थोड़ा सा पर्सनलाइज करना होगा, और वो गाइडेंस वाकई एक वन ऑन वन बेसिस पे होनी चाहिए। तो गुड के एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और ये लोग कनेक्टेड हैं। आई वुड से ओवर हियर कि मैं भी उसमें मेंटर बन के ऐसे कुछ लोगों को जिनको इस रास्ते में थोड़ी वो चाहिए मदद वगैरह या गाइडेंस, आई वुड वांट टू हेल्प। सो feel free to let me know. ये तो You have बहुत my अच्छी email बात है address, भैया, so how बड़ी। can I हमें तो मेंटर्स की बहुत सख्त participate in जरूरत that? होती है। हमारे बिल्कुल। मेंटर्स जो होते हैं वो उमन सेकंड ईयर ऑनवर्ड चलते हैं, फर्स्ट ईयर में उमन नहीं होते। सेकंड ईयर के बाद हम कोशिश करते हैं कि हर एक के पास एक मेंटर हो, ताकि वो उससे बात कर सके। और जब कहीं मेंटर नहीं होते, तो मैं अवेलेबल होता हूँ हर एक के लिए, जब कि मुझसे बात कर लें। और हमारा अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं। लेकिन अगेन मेरा अपना पर्सनल, जो मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं पहले अपने माँ बाप की खिदमत करें, इसलिए कि उनके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके उनको यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे यहाँ जो इस वक्त जो ग्रुप है हमारा 968 स्टूडेंट्स का, जिनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं,
उसमें से मेजॉरिटी ऐसा है जो कि फर्स्ट टाइम कॉलेज गोअर है, यूनिवर्सिटी गोअर इन देयर फैमिली। सो फर्स्ट टाइम जब आदमी आता है तो इसके उसका डिफरेंट वो होता है। तो हम चाहते हैं कि वो पहले जाके अपने अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करे अच्छी तरह से, उनको इस्टेब्लिश कर दे, फिर कुछ करे करम्बा काम। लेकिन अगर कोई जिसके पास 3-4 भाई हों और वो सब भी इंजीनियर बन के निकल रहा हो, तो यकीनी तौर पे भाई 1-2 चले जाएं बाहर, वो अच्छा है। तो किसी ने सवाल किया था उसके बारे में, सिक्स सिग्मा के बारे में, जो कल शुरू हो रहा है। कल आफाक साहब वो क्लासेस लेंगे सिक्स सिग्मा की। 4 क्लासेस के बाद एग्जाम होगा। वो एक कंपनी है यहाँ पे एनसीटेक, वो एग्जाम लेगी आप लोगों का। जो उस एग्जाम में पास होगा उसको सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट सर्टिफिकेशन मिलेंगे उसी कंपनी के थ्रू। हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा उससे। सो मेक श्योर यू इफ यू पे अटेंशन टू व्हाट आफाक साहब इज सेइंग। आफाक साहब इज अ ब्लैक बेल्ट, आई थिंक ब्लैक बेल्ट से भी ज्यादा है वो तो अब तो। खैर, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। ही इज एन इंडियन फ्रॉम व्हेन वी यूज्ड टू हैव क्या नाम था, when you used to have a Dow Engineering College as a part of NED, तो वो उस वक्त मेटलर्जी वहाँ से उन्होंने पढ़ी थी। So he's been helping us for almost now 5 years in this area, and he is the one of the expertise in at Ford Motor Company right now. So इनकी जो सिक्स सिग्मा की जो वो है नॉलेज बेस है वो बहुत ज़्यादा है। और मैंने जैसे लिखा था उसमें नोट के अंदर, अपने मैसेज के अंदर, आप लोगों को प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एरियाज के अंदर, जिसको हम सर्विस एरिया कहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। तो सिक्स सिग्मा या लीन स्ट्रेटजीज जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गो अहेड एंड लर्न फ्रॉम हिम। और ये एक फर्स्ट लेवल है। इसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट लेगा तो फिर उसके लिए फिर हम कराची के अंदर हमारा एक और इंस्टीट्यूट है जो कि जफ़र कमाल साहब चलाते हैं। तो वो वहाँ से फिर वो उसको हम ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट वहाँ से कर सकते हैं वो लोग। तो लेट्स स्टार्ट विद द येलो। आई थिंक जो इस वक्त फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये कर लिया था। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा ईयर के कि अगर उन्होंने नहीं करी है, अटेंड करे थे 2 साल पहले हुआ था लास्ट टाइम, तो ये अगेन रिपीट हो रहा है अब। तो प्लीज गो हैड एंड रजिस्टर योरसेल्फ। और कल आई थिंक 9 o'clock उनका स्टार्ट टाइम है कराची के लिहाज से। तो देख लीजिएगा टाइमिंग क्या है। मैं होऊंगा उसमें स्टार्टिंग के ऊपर, और फिर मैं आफ्ताब साहब के पास कुछ छोड़ के मैं अपने दूसरे कामों में निकल जाऊंगा। तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी और ईमेल मी। और आई थिंक इसमें रईस मौजूद है जिसने ये कोर्स, मुझे याद है अच्छी तरह से, उसने तो कर रखा है। रईस ने तो कर रखा है, आई नो 100% कि उसने कर रखा है। तो और मुझे याद नहीं आ रहा, ये सारे नए स्टूडेंट्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप में से किसी और ने करा। तैमूर जरूर आना इसके अंदर, जो हमारे लिए फायदेमंद है ये। Anybody else, any question before we conclude? Thank you all again। मैंने जैसे पहले कहा था, आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए और हमारे स्टूडेंट्स के साथ अपने वक्त गुजारा। और थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। कोई और सवाल नहीं है तो we'll end up over here. Thank you रमशा। You're always welcome, sir. No worries. की आवाज आ रही है, कोई सवाल है? आई थिंक कोई और का है। चलो ठीक है, थैंक यू रमशा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो तुम कहाँ आती You're हो, welcome, अगर sir. तुम मिशिगन आ रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं और जा रही है तो और भी अच्छी बात है। कोई दोनों ही बातें हमारे लिए अच्छी हैं। ओके, जी जी, ऑलराइट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।